हेलो एवरीवन। यार अभी तक हम जितनी भी एल्गोरिथम्स पढ़ चुके हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड हो गई, चाहे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो गई, चाहे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो गई, इनके ना यार बहुत सिंपल एल्गोरिथम्स थी। थोड़ी सी अब एडवांस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पे मूव करते हैं। ठीक है, द एल्गोरिथम दैट वी विल बी लर्निंग अबाउट इज मल्टी लेवल क्यू एल्गोरिथम, मतलब क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ऑफ कोर्स। ठीक है भाई, देखो एल्गोरिथम बहुत सिंपल है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल ये इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, और ये काफी जगह यूज भी होती है, मतलब यूज भी करी गई है। ठीक है, अब तो ऑपरेटिंग सिस्टम एडवांस होते जा रहे हैं धीरे धीरे, बट एक पॉइंट था कि जब इस वाले एल्गोरिथम को काफी ज्यादा यूज किया जाता था। ठीक है, तो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पहले पहले तो बताता हूँ एक्चुअली करती क्या, कहती क्या है। मल्टी लेवल, इसको मैं अगर मैं नॉर्मल ब्रेक ही कर दूं तो सिर्फ मल्टी, मतलब इसका Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Naros.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Naros.io. Thank you. समझो कि मल्टी मतलब मल्टीपल क्यूज हैं हमारे पास और उसमें हम शेड्यूलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एक्चुअली कहती क्या है कि हमारे पास ना, जैसे अभी सिर्फ एक ही रेडी क्यू होती थी। एक ही रेडी क्यू का मतलब जो भी प्रोसेस आता था उसको हम लाइन लगा के खड़े करते रहते थे, मतलब रेडी क्यू में हम प्लेस करवाते थे। ठीक है, अब ना हमारे पास मल्टीपल रेडी क्यूज होती हैं, मल्टीपल क्यूज होती हैं। ठीक है, अब आप मल्टीपल क्यूज अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि फिक्स नंबर ऑफ क्यूज ही हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूज का मतलब क्या है? क्यूज का मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि प्रोसेसेस हमारे पास किस किस टाइप की हो सकती हैं। या तो कोई सिस्टम प्रोसेस होगी, मतलब कोई सिस्टम कॉल होगी, ऑलराइट, या फिर कोई एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करना पड़ेगा, तो इसे बोल दिया इंटरैक्टिव प्रोसेस। ठीक है, नॉर्मल सी इंग्लिश। ठीक है, और लेट सपोज कोई ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो लॉन्ग प्रोसेसेस बोल दी। ठीक है, तो हम ना अब क्या करते हैं, जितनी हम क्यूज बनाते हैं उतनी हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। जैसे कि लेट अस सपोज, मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल से क्रिएट करके दिखाता हूँ। मेरे पास ये है Q1, ऑलराइट, दिस इज Q2, दिस इज Q3। ठीक है, Q1 को हमने कह दिया कि ये तो है भाई सिस्टम प्रोसेस। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, इसको ये मत सोचना कि हमेशा सिस्टम प्रोसेस ही होगा, अपने हिसाब से। तो ये हम सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स वेरीज। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम प्रोसेस है Q2, लेट सपोज है हमारे पास इंटरैक्टिव प्रोसेस। ठीक है, और इसको बैच बोल दो, या फिर मतलब लॉन्ग, जो बहुत बड़े बड़े बोरिंग प्रोसेसेस हैं, वैसा कुछ बोल दो। अब सिस्टम प्रोसेस देखो, अगर मैं ऑब्वियसली बात सोचूं कि या तो हमारे पास प्रोसेस क्या होंगे, या तो कोई सिस्टम जनरेट कर रहा होगा, या यूजर कोई एप्लीकेशन रन करेगा जिसकी वजह से एक प्रोसेस जनरेट हो जाएगा। इंटरनल होता क्या है, मैंने कोई जैसे गूगल क्रोम खोला, ठीक है, कोई भी टैब नहीं खोलने के लिए बोला, तो इंटरनली तो वो छोटे छोटे मॉड्यूलर प्रोसेसेस में कन्वर्ट होता है, फिर उनको वो अलग अलग टास्क देता है। ठीक है, तो कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो सिस्टम सिस्टम का मतलब यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करेगा। ठीक है, जो मैंडेटरी है, जो होगा ही होगा। अब इसमें इंटरैक्टिव और ये बैच लॉन्ग है, बेसिकली वो प्रोसेसेस हैं जो हमारे एप्लीकेशन की वजह से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको मैं लिख देता हूँ कि ये दो प्रोसेसेस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन लेवल की बात कर रहा हूँ, या फिर जो अलग से क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, ये जनरेटेड है।
ठीक है, ये ओएस की वजह से होते हैं, हम खुद जनरेट होते हैं बाद में। ठीक है, अगर इनकी प्रायोरिटी की बात करें, ऑफ कोर्स एक सिस्टम प्रोसेस को ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग पता क्या करता है, वो ये बोलता है कि आपने इसके अंदर प्रायोरिटीज डिफाइन कर दो, प्रायोरिटीज डिफाइन कर दो। जैसे कि हम ये बोलते हैं कि जो इसमें प्रायोरिटी है ना वो अप टू डाउन है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाली क्यू ये रही ऊपर, सबसे ज्यादा मतलब उससे कम प्रायोरिटी वाली क्यू ये रही इंटरैक्टिव, उससे कम प्रायोरिटी वाली क्यू बैच, मतलब ये Q3। ये प्रायोरिटी वाइज हमने ऑर्डरिंग कर दी। अब होगा क्या, जैसे कि लेट सपोज कि मल्टीपल प्रोसेसेस आते हैं। ठीक है, एक नया प्रोसेस जनरेट हुआ, जो सिस्टम प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को क्या करेंगे, हम भेज देंगे इस क्यू के अंदर कि इस प्रोसेस इसके अंदर हमने रेज कर दिया कि जाके एग्जीक्यूट होके आ जाओ। ठीक है, अब उसी तरीके से Q1 ये हो गया, Q2 में भी कोई प्रोसेस जनरेट हो सकता है, Q3 में भी कोई प्रोसेस जनरेट हो सकता है। ठीक है, जस्ट एक चीज क्लैरिफाई करने के लिए, यहाँ पे इंटरैक्टिव है, इंटरैक्टिव का मेरा लिखने का मतलब ये है, ऐसे प्रोसेसेस जिसके अंदर बार बार यूजर इनपुट की नीड पड़ रही है, यूजर इंटरवेंशन की नीड पड़ रही है। इसमें यूजर इंटरवेंशन क्या है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिसमें यूजर इंटरवेंशन ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब कि उसके अंदर मुझे ज्यादा, उसको मुझे ज्यादा जल्दी सॉल्व करना होगा। जो ये बैच और लॉन्ग प्रोसेसेस हैं, इसके अंदर यूजर इंटरवेंशन कम है, तो ये सबसे बाद में भी अगर सॉल्व होंगे इसके प्रोसेसेस तो कोई दिक्कत नहीं। हम ना जो भी कोई प्रोसेस आता है उनको ना क्यूज में डिवाइड कर देते हैं। अब एक क्यू मल्टीपल, मतलब ऐसे होता है कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्यूज सेम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फॉलो करें। जैसा हमारा रिस्पॉन्स टाइम नीड है, ध्यान से सुनो, रिस्पॉन्स टाइम नीड, इस रिस्पॉन्स टाइम नीड के हिसाब से हमारी एल्गोरिथम डिसाइड होती है। जैसे कि सोच के देखो, जो मेरे सिस्टम प्रोसेसेस हैं वो बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेसेस होते हैं। शट डाउन करना है, ठीक है, रीबूट करना है, ठीक है, कोई ना कोई कर्नल लेवल इंटरप्ट रेज करना है, ये वो प्रोसेसेस होते हैं जिनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे इसके अंदर प्रायोरिटी डिसाइड होती है, हर प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी होती है कि सिस्टम प्रोसेस में ये बहुत ही अर्जेंट टास्क है या फिर ये कम अर्जेंट टास्क है। तो यहाँ पे अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन सी एल्गोरिथम लगानी चाहिए, तो यहाँ पर तो आई वुड प्रेफर कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है, अपने काम के हिसाब से रिस्पॉन्स टाइम की जो नीड होती है ना, उसके हिसाब से डिसाइड होती है क्या, हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, या फिर मैं बोलूं जो क्यू के अंदर एल्गोरिथम लग रही है, जैसे Q2 है, इसमें आपको इंटरैक्टिवनेस क्या चाहिए ज्यादा। अगर कोई यूजर ने लेट सपोज मल्टीपल इनपुट देनी है, तो एक इनपुट के बाद उसको बहुत ज्यादा वेट ना करना पड़े। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स टाइम चाहिए कि कोई भी यूजर ऐसा नहीं चाहता यार मैंने आज इनपुट दी है, उसका मुझे फॉलो अप एक दिन बाद मिले, फिर मैं एक और इनपुट दूं, उसका फॉलो अप मुझे एक दिन बाद मिले, काफी स्लो और टीडियस प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या चाहिए हमें, फास्ट इनपुट, मतलब फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। तो फास्ट रिस्पॉन्स टाइम के लिए हम कौन सी एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, राउंड रॉबिन। ठीक है, तो हर एक क्यू के पास अपनी अपनी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। और जैसे बैच और लॉन्ग प्रोसेसेस है, मे बी जैसे इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन क्या है, कम है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल FCFS लगा लो। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नहीं लगा सकते हम। मैंने एक शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जब कराया था तो आपको मैंने स्पेसिफिकली एक पॉइंट पे ध्यान देने को कहा था। वो पॉइंट ये था कि हमारा जो बर्स्ट टाइम प्रिडिक्शन एल्गोरिथम है वो इतना परफेक्ट नहीं है कि वो माइक्रो प्रोसेसेस को प्रिडिक्ट कर सके कि कितना टाइम चाहिए। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट लगाना मुश्किल है। मल्टीपल क्यूज हो सकती हैं, क्यूज की आप प्रायोरिटी डिसाइड करते हो, क्यूज के ऊपर एल्गोरिथम भी आप ही डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि होगा कैसे, जैसे मेरे पास लेट सपोज एक पूल है, उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, बहुत ध्यान से सुनना, देखो बहुत सारे प्रोसेसेस पड़े हुए हैं। लेट सपोज हमें पास प्रोसेसेस हैं P1 P2 P3 P4 P5। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछता है कि को प्रोसेस वन लेट सपोज हमारी क्या है, सिस्टम प्रोसेस है, तो प्रोसेस वन को क्या करेंगे, हम इस क्यू के अंदर रखवा देंगे। ठीक है,
अब लेट्स सपोज प्रोसेस 2 अराइव करती है, वो क्या है, हमारी इंटरैक्टिव प्रोसेस है, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत ज्यादा यूजर इनपुट की नीड है, तो इसे यहाँ पे रख देंगे प्रोसेस 2 में। ठीक है, प्रोसेस 3 भी लेट्स सपोज हमारा अगर अराइव करता है, वो एक सिस्टम प्रोसेस है, तो यहाँ पे मैं अपने प्रोसेसेस को सिर्फ रख रहा हूँ, जैसे हमारी रेडी क्यू होती है ना, वैसे ही मैं डिफरेंट डिफरेंट क्यूज क्रिएट कर रहा हूँ। P4 एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन कम चाहिए, और P5 भी क्या है, एक सिस्टम प्रोसेस है। तो ना एक और प्रिंसिपल निकल कर आता है। देखो मैं क्या क्या बता चुका हूँ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के बारे में। सबसे पहले तो इसमें हमारी डिपेंडेंसी किस पे होती है, नंबर ऑफ क्यूज पे। नंबर ऑफ क्यूज का मतलब नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, एवरी क्यू कैन हैव इट्स ओन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गो। ठीक है, तो ऐसे लिखता हूं, एवरी क्यू कैन फॉलो इट्स ओन सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गो। कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ये किसके बेसिस पे होता है, एल्गो डिसाइड होती है रिस्पांस टाइम किस हिसाब से नीड है। फास्ट चाहिए तो राउंड रॉबिन लगाओ, पहले जो आ रहा है उसको पहले प्रोसेस करना है तो FCFS, प्रायोरिटी वाइज काम करना है तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ठीक है, अब तीसरी चीज इसमें ये होती है, तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये होती है कि हम ना क्यूज की ऑर्डरिंग इस तरीके से रखते हैं, जैसे कि इस पूरे पूरे क्यू की भी एक प्रायोरिटी होगी, इस सेकंड क्यू की भी एक प्रायोरिटी होगी, और थर्ड क्यू की भी एक प्रायोरिटी होगी। अब एक क्यू की प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, क्यू की प्रायोरिटी का मतलब ये होता है, ऑब्वियस सी बात है, जो सीपीयू है वो तो एक ही प्रोसेस रन करेगा। अब प्रोसेसेस मेरे पास तीनों क्यू के अंदर पड़े हुए हैं, सबसे पहले आप किस क्यू के प्रोसेस को आप शेड्यूल करोगे, एग्जीक्यूट करवाओगे, पहले सिस्टम प्रोसेस को। ठीक है, जब हमारे पास सारे के सारे सिस्टम प्रोसेस वाले प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, मतलब सिस्टम प्रोसेस जितने भी हैं Q1 के सारे प्रोसेसेस जब हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो किसको मौका मिलेगा, Q2 वाले प्रोसेस को। Q2 के जितने भी प्रोसेसेस हैं इन सबको एग्जीक्यूट किया जाएगा। मान लो प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब आप पहुंचे कहां पे, आपके पास कोई भी सिस्टम प्रोसेस नहीं बचा, कोई भी इंटरैक्टिव प्रोसेस नहीं बचा, आपके पास अब क्या है, ये लास्ट में जिनके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन कम चाहिए, यूजर इंटरवेंशन कम चाहिए, आपके पास वो वाले प्रोसेस पड़े हैं, आपने इनको एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा। P4 को आप एग्जीक्यूट कर ही रहे थे कि मान लो एकदम से क्या रेज हो जाता है, सिस्टम प्रोसेस, एक नया सिस्टम प्रोसेस अराइव कर जाता है, तो क्या होगा, Q1 के अंदर लेट सपोज एक P7 एक नया प्रोसेस रेज हो गया, तो पता क्या होता है, यहाँ पे प्रीएम्पशन हो जाती है, मतलब हम ना Q3 के जिस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कर रहे थे उसको छोड़ के किसको एग्जीक्यूट करने लग जाएंगे, Q1 के प्रोसेस को, बिकॉज वो कौन सा प्रोसेस है, सिस्टम प्रोसेस। ठीक है, तो हर क्यू की भी अपनी एक प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो क्यू की जो सॉल्विंग होती है वो अपॉन देयर प्रायोरिटी होती है, क्यू की भी अपनी प्रायोरिटी होती है। जो अपर क्यू है, जो सबसे ऊपर वाली क्यू है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, मैंने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, मतलब कि प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी है, Q1 की, फिर Q2 की, फिर Q3 की, इस ऑर्डर में फॉलोइंग हो रही है। जब तक देखो Q3 में एग्जीक्यूशन तभी होगी जब मेरे पास Q1 और Q2 खाली होंगे। सोचने वाली बात है, कोई भी सिस्टम प्रोसेस नहीं होगा, कोई भी इंटरैक्टिव प्रोसेस नहीं बचा होगा, तभी Q3 को यूज करेंगे, Q3 के प्रोसेसेस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इंटरमीडिएट बीच में मान लो अगर कोई हाई प्रायोरिटी क्यू वाला प्रोसेस रेज हो गया, अराइव कर गया, तो वहां पे प्रीएम्पशन हो जाती है, मतलब उस प्रोसेस को रोक के फिर हाई प्रायोरिटी क्यू में जो प्रोसेस अराइव किया है उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इससे हम अचीव क्या करना चाहते हैं, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से हम ये चीज अचीव करना चाहते हैं कि हम प्रॉपरली प्रायोरिटी को डिफाइन कर सके। हमने क्लासिफिकेशन कर दी। अब इस टाइप की अगर आप एल्गोरिथम को अप्लाई करते हो तो आपको कभी भी इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपने कोई सिस्टम प्रोसेस रेज करी,
सिस्टम कॉल आपने रेज करी और उसको टाइम नहीं मिल रहा सीपीयू का, क्योंकि सबसे पहले टाइम मिलेगा ही किसे, सिस्टम प्रोसेसेस को, और उसके अंदर उस क्यू के अंदर जो एल्गोरिथम यूज हो रही होगी उस हिसाब से आपके प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं। Q2 में क्या चाहिए, इंटरैक्टिवनेस ज्यादा चाहिए, ज्यादा यूजर इंटरवेंशन है तो राउंड रॉबिन यूज कर लिया। Q3 में कम यूजर इंटरवेंशन चाहिए तो FCFS कर लिया। लॉन्ग प्रोसेसेस हैं, आपके सिस्टम प्रोसेसेस हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी इसकी है, तो इस क्यू में जो प्रोसेसेस होंगे वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, सो दैट्स इट, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, आई होप कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियरली समझ आया होगा। ठीक है, and let us meet in the next scheduling algorithm. ठीक है, ठीक।